वारिस पंजाब दे संस्था के चीफ अमृतपाल सिंह और उसके समर्थकों के खिलाफ पंजाब पुलिस की कार्रवाई गुरुग्राम तक पहुंच चुकी है। इस संस्था से जुड़े होने के आरोप में पंजाब की मोहाली पुलिस ने गुरुग्राम स्पेशल टास्क फोर्स की मदद से सरबजीत नाम के शख्स को गिरफ्तार किया, जिसे पुलिस पंजाब आने से साथ ले गई। सुशांत लोक सेक्टर 83 स्थित एक सोसाइटी के फ्लैट पर संयुक्त टीम ने कार्रवाई की थी। टीम ने सुशांत लोक थाना पुलिस को भी इसकी सूचना दी, जिसके बाद कार्रवाई करते हुए फ्लैट से सरबजीत सिंह कलसी को गिरफ्तार कर लिया गया। पूछताछ के बाद टीम ने उसे हिरासत में लिया। बताया जा रहा है कि सरबजीत सिंह कलसी अपने परिवार के साथ यहां साल 2016 से रह रहा था, जो पंजाबी फिल्म इंडस्ट्री से भी जुड़ा हुआ है। वे पंजाबी कलाकार सिद्धू मूसेवाला से भी जुड़ा हुआ बताया जा रहा था। प्रदेश में बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के चलते फसलों का भारी नुकसान हुआ है। प्रदेश के कई जिलों में फसलों का 50% से 100% तक नुकसान हुआ, जिसको लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने विधानसभा में चल रहे बजट सत्र के दौरान घोषणा करते हुए कहा कि हाल ही में हुए बेमौसम बारिश और ओलावृष्टि के कारण खराब हुई फसलों की विशेष गिरदावरी करवाई जाएगी। मनोहर लाल ने किसानों से आग्रह किया कि वे अपनी फसल के नुकसान की जानकारी ई फसल क्षतिपूर्ति पोर्टल पर तय समय यानी 72 घंटे में दर्ज करना सुनिश्चित करें, ताकि खराब हुई फसलों का समय पर मुआवजा भी उन्हें दिया जा सके। गिर गए सब जो भरे ना, वो गिर गए हवा सब जो है। अच्छा। लोग के पड़े सब। अगर आगे बारिश पड़ती है तो और आगे ज्यादा जब 100% नुकसान ही नुकसान है। फिर तो अब तो 30-25 मन करेगा। अगर अब भी बारिश रुक जाती है, हाँ, तो और धूप निकल जाती है तो कुछ जब तो बारिश जो बच जाएगा। उसमें जो नुकसान गेहूं में है, जो फसल हमारी गिर चुकी है, उसमें कम से कम 20-30% का नुकसान तो है ही है। सरसों में जो खेतन में पड़ी है वो गल रही है। कितना % देखने के लिए? आधा दिख रहा है। हाँ भाई, अगर आगे बरसात पड़ती है तो वो तो पड़ेगी, तो नुकसान तो हो रहा है खेती बाड़ी भाई, जो मेन बात है। कितनी फसल देगी? जैसे कि बारिश से पहले 1 किले में कितना अनाज निकलता और अब कितना अनाज निकलेगा? बामत लिखड़ा जब किला में पूरे फसल में 75 मन, अब तो लिखड़ा कम से कम 20-25 मन। खबर फरीदाबाद से है, जहां उच्च अधिकारियों के निर्देश पर पुलिस लगातार अपने इलाकों में फूड पेट्रोलिंग करती हुई नजर आई। जहां पर पुलिस टीम फूड पेट्रोलिंग की गई, साथ ही पुलिस और पब्लिक का संबंध अच्छा हो, इसको लेकर लोगों से बातचीत भी की गई। इस मौके पर बल्लभगढ़ डीएसपी कुशलपाल सिंह ने बताया कि पुलिस समय समय पर लोगों के बीच पहुंचकर लोगों से उनकी समस्याओं पर बात करती है। इससे पुलिस और पब्लिक के बीच भी रिश्ते अच्छे होते हैं। साथ ही डीएसपी ने बताया कि आगे भी आने वाले समय में पुलिस समय समय पर इस प्रकार के अभियान चलाती रहेगी। तो बल्लभगढ़ में जाम की समस्या बहुत दिनों से सुनने में आ रही है और यहाँ जाम रहता है तकरीबन। तो जो अनाज मंडी बल्लभगढ़ है, जो उसके आसपास भी काफ़ी रेडियाँ वगैरह लगी हुई थी। तो आज हमने मार्केट कमेटी की स्टाफ को लेकर यहाँ जो भी रेडियाँ रूढ़ियाँ अवैध रूप से लगी हुई थी उनको हटवाया है, जिनकी वजह से अक्सर जाम रहता था यहाँ। तो आज वो कार्रवाई की गई है। और इसके अलावा जो फुट पेट्रोलिंग हमारे सीनियर अफसर की तरफ से आदेश आया हुआ है, तो फुट पेट्रोलिंग की जाएगी। खबर झज्जर से है, जहां किसान इकट्ठा होकर ओलावृष्टि और बारिश से हुई फसल बर्बाद को लेकर जिला उपायुक्त कार्यालय पहुंचे। किसानों ने कहा कि ओलावृष्टि और बारिश से खेतों में खड़ी फसल से काफी नुकसान हुआ है, जिसको लेकर किसानों में भारी रोष बना हुआ है। इस दौरान किसान अपने जीवन काफी चिंता में यापन भी कर रहे हैं, क्योंकि किसानों ने ब्याज पर पैसा उठाकर फसल की बुआई की थी और आसमान से गिरे ओलावृष्टि और बारिश से खड़ी फसल में भारी नुकसान हो गया, जिसके चलते जिला कार्यालय पहुंचकर गुहार भी लगाए गए कि जल्द से सरकार और प्रशासन किसानों की खराब फसल की
गिरदावरी कराकर उन्हें मुआवजा भी दे। मुआवजे की मांग करते हुए उन्होंने कहा कि उचित मुआवजा सरकार दे नहीं रही तो किसान आत्महत्या करने को मजबूर होगा। घर का गुजर बसर भी काफी मुश्किल हो गया है। तारीख को भारी ओलावृष्टि है और भारी बरसात हुई है, जिसके कारण फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई है। सरसों जो काट के खेत में रखी थी वो पूरी तरह झड़ चुकी है, खड़ी है वो बिल्कुल। उसका उदाहरण मैं आपके सामने पेश कर रहा हूँ। गेहूं की फसल में भी आधी बालियों ओड़ों से कट के नीचे गिरे हुए हैं, बाकी पानी में बालियां टिकी हुई हैं। जल भराव 1 फुट से 1.5 फुट तक है खेतों में। हमारे गांव में सबसे 12 ओलावृष्टि हुई है जी, और जल भराव हुआ है। गेहूं में पानी भरा है कम से कम 1 फुट के करीब, कहीं एक बलान। और सरसों खड़ी भी और पड़ी हुई जो काट के डाल रखी है वो पूरी तरह से जड़ चुकी है। गेहूं गिर चुके हैं और उनके ऊपर पानी भरा हुआ है। आज मुआवजे की मांग कर रहे हैं। हाँ जी, मुआवजे के लिए आए हैं जी। सरकार से यही उम्मीद करते हैं गेहूं जड़ भी गया, हमारा उचित गिरदावरी करके उचित मुआवजा दिया जाए। गांववासी आए हैं डीसी साहब से मिलने के लिए। अभी जो नुकसान हुआ है, नहीं ये तो ठीक है, ये तो दे देंगे। वहाँ तो गांव में इतना भारी नुकसान हो उससे समस्त ग्रामवासी चिंताग्रस्त है। तो सरकार से यही उम्मीद है कि उसकी उचित गिरदावरी करवा के उचित मुआवजा दिलाया जाए ताकि किसान का कुछ सहयोग हो सके। भारी ओलावृष्टि और बारिश ये और फसल पूरी तरह नष्ट हो चुकी, तो हम सरकार से निवेदन करते हैं कि हमारे को उचित कार्रवाई करके उचित मुआवजा दिया जाए ताकि किसान की मदद हो सके। लगभग पूरे एरिया में। कितने एकड़ है जमीन? जो 1200 एकड़, लगभग 1200 एकड़ जमीन है हमारे गांव की। बल्लभगढ़ बस डिपो की BS 6 और 3 और नई बसें मिल गई हैं। इन बसों का स्थायी नंबर आने तक लोकल रूटों पर चलाया जाएगा। उसके बाद इनको लोक रूट भी दे दिया जाएगा। GM लेखराज ने बताया कि पिछले साल सरकार के द्वारा उनके डिपो को 18 बसें आवंटित की गई थी, जो कि इनके डिपो को मिल भी गई थी। वहीं इस साल उनके डिपो को करीब 82 बसें आवंटित की गई हैं, जिसमें से 3 बसों को उनके डिपो में आ गई हैं। उन्होंने बताया कि सरकार के द्वारा आपने जो 18 बसें पहले मिली थीं, वे अब लॉक रूट से जैसे हमीरपुर, चंडीगढ़, वैजनाथ, हरिद्वार, हल्द्वानी आदि पर चल रही हैं। नई बसें जो डिपो में आती हैं उनकी अस्थायी नंबर होता है, इसलिए इन बसों को बल्लभगढ़ गुरुग्राम और बल्लभगढ़ पलवल के बीच में ट्रायल के तौर पर चलाया जाता है। उसके साथ ही स्थायी नंबर आने के बाद इन बसों को भी लॉक रूट पर चला दिया जाएगा। अभी हमारे पास नई 45 गाड़ियां लॉट की गई थी, उसमें से इस 3 को नई को मिला के 21 गाड़ियां हमारे पास आ गई हैं, जो कोई सभी लॉन्ग रूट पे हमने चलाई हैं। और 1-2 रूट अभी हम नया भी लगाएंगे, जैसे कि अभी हम सोच रहे हैं पंचकुले का। यहाँ से पंचकुला कोई गाड़ी नहीं जाती, पहले भी चलाई थी एक बार, वो गाड़ी कामयाब नहीं हुई थी, वो सीट कम आने की वजह से हमें बंद करनी पड़ी थी। तो अब हम दोबारा कोशिश करते हैं इसके टाइमिंग वगैरह चेंज करके। खबर फरीदाबाद से है, जहां जेल के पास युवक का शव मिलने से सनसनी फैल गई। मृतक यूपी का रहने वाला बताया जा रहा है, जो फरीदाबाद में ही निजी कंपनी में काम करता था। स्थायी युवक ने बताया कि जब वो अपने काम के लिए जा रहा था तो जानकारी मिलने के बाद पुलिस अधिकारी भी मौके पर पहुंचे। फिलहाल बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए सिविल अस्पताल भिजवा दिया गया है। पोस्टमार्टम के बाद ही पता चल पाएगा कि युवक की मौत किस कारण से हुई। एक फोन आया था कि नीमका जेल की दीवार के पास एक डेड बॉडी पड़ी है। उस सूचना पर मौके पर आए। इसकी डेड बॉडी है, कितनी वर्ष की उम्र है? उम्र होगी इसकी 25 के करीब। ये यहाँ पता कंपनी में ठेकेदार आया, इसका कंपनी में नौकरी करता है।
प्रसिद्ध मां भीमेश्वरी देवी मंदिर में नवरात्रि पर्व 22 मार्च से शुरू हो रहा है। इस दिन से घर घर की ज्योति जलेगी। जगह जगह मां दुर्गा और उनके सभी रूपों से जुड़े कार्यक्रम भी किए जाएंगे। आपको बता दें कि 22 से 29 मार्च तक माता भीमेश्वरी देवी का मेला का कार्यक्रम आयोजित होगा। बेरी मंदिर में पूरे भारत से मां के भक्त पहुंचते हैं। अंदर वाले दरबार को चांदी का सिंहासन भी बनाया गया है। 7 साल पहले बाहर वाले भवन में चांदी का सिंहासन तैयार करवाया गया था। माता भीमेश्वरी देवी मेला 22 तारीख से स्टार्ट हो रहा है। तो हमारा जो जिला प्रशासन है उसकी तरफ से तैयारियां ये हैं कि हम इस बार जो हमारे श्रद्धालु हैं उनको अच्छे से दर्शन की जो प्रायोरिटी हमारी रहेगी, साफ सफाई की व्यवस्था है और जो लॉ एंड ऑर्डर मेंटेनेंस है उस पर हमारा फोकस रहेगा। तो आसपास जो सारी रोड की सफाई, नालों की सफाई, तालाब की सफाई और मंदिर के पूरे परिसर की सफाई है वो अभी जोरों पर है। तो वी आर ट्राइंग कि हम वॉलंटियर्स के साथ इसको बेटर मैनेज करें। सीसीटीवी से भी श्रद्धालुओं को, हाँ, सीसीटीवी की इंस्टॉलेशन होगी है बाहर वाले मंदिर के अंदर और हम इस बार पहले से ज्यादा इसका सर्वेलेंस रखेंगे। सर, परसों से नवरात्रि शुरू है तो क्या कहेंगे, क्या तैयारियां? जी, जैसे कि आपको पता है कि चैत्र मास के जो ये नवरात्रे हैं जिसमें भारी भीड़ माता बेरी वाली के दर्शन करने के लिए आते हैं, इसके लिए प्रशासन ने और मंदिर प्रबंधन ने काफी बढ़िया स्तर पर प्रबंध किए हैं और हमारी यही कोशिश है कि आने वाले भक्तों को कोई असुविधा ना हो और उनकी मन्नतें पूरी हो। विधानसभा बजट सत्र की कार्रवाई बुधवार तक के लिए स्थगित हो गई है। सदन में सीएम ने मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने हरियाणा विधानसभा के बजट सत्र में प्रश्नकाल के दौरान प्रदेश में बेरोजगारी से संबंधित लाए गए प्रश्न का जवाब देते हुए कहा कि समय समय पर कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा पीरियोडिक लेबर फोर्स सर्वे पीएलएफएस करवाया जाता है। पीएलएफएस की रिपोर्ट के अनुसार हरियाणा में 2017-18 में बेरोजगारी दर 8.6%, वहीं साल 2018-19 में 9.2%, 2019-20 में 6.5%, तो वहीं 2020-21 में 6.3% रही। उन्होंने कहा कि भारतीय रिजर्व बैंक की हर साल इस प्रकार के आंकड़े जारी करती है। आरबीआई के अनुसार बेरोजगारी दर 8.1% है। हालांकि इन आंकड़ों का कोई तय फॉर्मूला नहीं होता, इसलिए विभिन्न एजेंसियों के आंकड़े भी अलग अलग होते हैं। कि जो फॉर्म भरने वाले होते हैं वो सभी के सभी अनएम्प्लॉयड नहीं होते, बल्कि एक बहुत बड़ा वर्ग उसमें अंडर एम्प्लॉयड होता है। और अंडर एम्प्लॉयड वो भी है जो आज कहीं प्राइवेट नौकरी कर रहा है। प्राइवेट नौकरी करने वाले की भी इच्छा रहती है मैं सरकारी नौकरी में जाऊं। प्राइवेट नौकरी वाला भी एम्प्लॉयड तो है, लेकिन वो कहीं कम सैलरी पर है, उसकी वहां सुरक्षितता नहीं है। सरकारी नौकरी सुरक्षित नौकरी होती है। आज जो मैंने बताया कि 1,81,00,000 लोगों में से अगर एम्प्लॉयबल जो संख्या है वो मानो उसमें हाउसवाइफ भी अगर हम नहीं मानते हैं, स्टूडेंट भी उसमें नहीं मानते हैं, उस अनएम्प्लॉयड की टोटल संख्या 10,46,000 है। जो टोटल संख्या 10,46,000 जिन्होंने अपने आप कहा कि मैं अनएम्प्लॉयड हूं। अब ये तो मेरे पास एक व्यक्ति का डाटा है, आप उसमें 10 परिवार मुझे दे दीजिए, उस 10 परिवारों का जाकर के सर्वेक्षण कर लाइए, हमें बताइए इसने गलत बताया है। गलत बताया तो भी उसी की जिम्मेदारी है। हम उसके ऊपर साइंड डॉक्यूमेंट परिवार पहचान पत्र का उससे साइन कराते हैं, साइन करा के अपलोड करते हैं। अगर गलत कोई बताएगा तो उसको निकाल के बताएंगे ये तुम्हारा दिक्कत। पानीपत शहर की देशराज कॉलोनी में सुबह संदिग्ध परिस्थितियों में एक फैक्ट्री में आग लग गई। आग को देख पड़ोसियों ने फैक्ट्री मालिक को घटना की सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस मालिक मौके पर पहुंचा और दमकल विभाग को भी सूचित किया गया। दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और आग पर कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया।
फिलहाल आग लगने का कारण अभी तक पता नहीं लगा। लगभग 7:50 के करीबन हमको सूचना मिली कि कृष्णा वोल्टेक्स जो कि देशराज कॉलोनी में आग लगी थी। तो जैसे हमको मैसेज मिला तो हमने 3 गाड़ियां हाली पार्क फायर स्टेशन से और 1 गाड़ी हमने सेक्टर 25 फायर स्टेशन से तुरंत भेज दी। लगभग इसमें उनका बिल्डिंग वगैरह और मशीनरी वगैरह इनका नुकसान हो गया और लगभग इसमें लग गया 4 से 5 घंटा इसको बुझाने में लग गया है। तो मैंने देखा फैक्ट्री में धुआं उठ रहा है, तो फिर मेरे पास फ़ोन आ गया फैक्ट्री में आग लग गई है, तो फिर फायर ब्रिगेड की गाड़ी बुलवा दीजिए। फिर मैंने तुरंत गाड़ियाँ बुलवाई जी और लाइट कटवाई आगे जी। तो उसके बाद सर सब अपना काम कर रहे हैं और आग को बुझाने में लगे हुए हैं और ये पता लगा है कि शॉर्ट सर्किट से आग लगी है। हाँ जी। अभी तक ये पता लग पाया कि कितने का नुकसान हुआ? नहीं सर, अभी तक कुछ नहीं पता इस बात का, क्योंकि अभी सब वीडियो डाके में कुछ पता ही नहीं लग पा रहा अभी क्या हुआ क्या नहीं हुआ इसका। सवेरे 7:30 बजे 7:30 बजे के आसपास। हाँ जी। फिलहाल जो फायर ब्रिगेड की गाड़ी थी मौके पर पहुंच गई? हाँ जी। और किस चीज की फैक्ट्री है ये? उसकी है दरी दुरी बनावे। हाँ दरी। आप यहाँ सामने रहते हैं? हाँ जी सामने गए। बीते दिनों बेमौसमी भारी बारिश और ओलावृष्टि से किसानों की फसलें बर्बाद हो गईं, जिससे किसान के आगे अब फिर से रोजी रोटी का सवाल खड़ा हो गया है। किसानों की माने तो बीते दिन हुई भारी बारिश और ओलावृष्टि से उनकी 90% फसल खराब हो गई और जो बची है वो भी अब राम भरोसे है, क्योंकि मौसम अभी साफ नहीं हुआ। मतलौडा ब्लॉक की ये तस्वीरें हैं जहां किसानों की गेहूं की फसल जमीन पर बिछ चुकी है और कई फीट पानी में फसल भी खड़ी है। उनका कहना है कि अब ये फसल खराब हो चुकी है और ना इस फसल पर कंबाइन चलेगी और ना ही इसको कोई काटने वाला मिलेगा। दुखी किसानों ने हरियाणा की मनोहर सरकार से स्पेशल गिरदावरी करवाकर 50,000 रुपए प्रति एकड़ के हिसाब से मुआवजा देने की भी मांग की। साथ ही किसानों ने सरकार से गेहूं का भाव बढ़ाकर बोनस देने की भी मांग उठाई है। और या फसलें नहीं रहोगी या तो अपने बच्चे की डाल पाला भाई किसान अपने बच्चे की डाल पालेगा पूरे वो करा है भाई वो मतलब नष्ट होगी क्या कर सके किसान। सरकार की जिम्मेदारी बना है या आड़ा नहीं है विषव की बात से यार। हमारी फसल बर्बाद हो गई है, किसान मजदूर को तो बड़ा भारी घाटा हो चुका है। हमारी फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। हम कैसे इसकी कटाई करेंगे, कैसे कंपाइन चलाएंगे और कंपाइन चलेगी आधा दाना नीचे रह जाएगा, दंती से कटाई करेंगे आधी बाल नीचे रह जाएंगे आधी ऊपर रह जाएंगे। यार ये नुकसान देखो यहाँ और 90% है इसमें, वहाँ तो 80% था, यहाँ 90 का भी ऊपर है। समझो खत्म है जमा बिल्कुल खाद, खेत में कोई शहर रह ही नहीं रही है, पानी खड़े है 1 फुट है। क्या हालात हैं खेतों के? बस बुरा हाल है जी, लोग डरते बाहर भी निकलते, बितरे पड़े हैं गम के मारे। कितनी जो कल ओलावृष्टि बारिश कितनी हुई है? काफी बारिश हुई है। ओले भी पड़े हैं? ओले भी पड़े हैं, ओले ने तो तबाही मचा दी रहेगी, कटाकट इतना ओला बरसा कोई ठीक ही को नहीं अंदाजा। बिल्कुल सुहागा लगा पड़ा है, कणक बिल्कुल बिछ गई है। कंबाइन वाला भी काटने वाला रोएगा और ज्यादा पैसे मांगेगा काटने वाला भी ज्यादा पैसे। देखो जी आप देख ही रहे मौके पे आके क्या हाल, फसल का पानी खड़ा है, सब खराब हुई पड़ी है फसल, तबाही मच रही है। ओला बहुत बरसा, बारिश आंधी तूफान से नुकसान तो बहुत ज्यादा है। अब क्या कर सकते हैं हम, मजबूरी है हमारी। पत्ते हैं जैसे बरसीन है ये खराब है, सारी सिरसम देखो कटी पड़ी है, सब जड़ी पड़ी है। ज्यादा मार पड़ी है ओला की बारिश की, इसलिए हमें निवेदन करते हैं सरकार से मुआवजा दो किसानों को, क्योंकि राहत मिल सके या बोनस दो सरकार, नहीं तो फसल बिल्कुल नष्ट हो चुकी है। इसमें नहीं 10-15 मन दाने पाएंगे, लागत ज़्यादा हो चुकी है, खर्चा हो चुका है सारा, क्योंकि फसल पकने की कगार पर थी। बरसात से मेरे ख्याल में 90% तो ओलावृष्टि का नुकसान है जी, और 80% ये मानो फसल जो तबाह होगी, 20% बची जो साइड शूट हम बच रही है।
80 मान चलो 80% तो खेत में कुछ है ही नहीं। 15-20 मिनट की वजह से मुझको भाव किलने पाई। तो दूसरी बात सरसों का बिल्कुल काफी नुकसान है, आपके सामने दिख लग रहे। घरौंदा में महिला कॉलेज में एक बार फिर छात्राओं ने हंगामा कर दिया। छात्राओं ने कॉलेज के प्रिंसिपल पीयूष और वाइस प्रिंसिपल नरेश के तबादले की मांग करते हुए कॉलेज के मुख्य गेट पर ताला जड़ दिया और धरने पर बैठ गईं। सूचना के बाद मधुबन पुलिस मौके पर पहुंची और छात्राओं को समझा बुझाकर शांत करने का प्रयास भी किया, लेकिन छात्राएं अपनी मांग पर अडिग रहीं। छात्राओं का आरोप है कि छात्राओं को विवाद के विषय पर टॉर्चर शुरू कर दिया गया है, जबकि प्रिंसिपल ने छात्राओं को यह भी आश्वासन दिया था कि वे इस मामले को लेकर किसी तरह की दुर्भावना नहीं रखेंगे और न ही कोई टिप्पणी करेंगे। छात्राओं के प्रदर्शन की सूचना के बाद थाना प्रभारी तरसेम चंद अपनी टीम के साथ कॉलेज में पहुंचे। उन्होंने कॉलेज छात्राओं को धरना प्रदर्शन समाप्त करने के लिए कहा, लेकिन छात्राओं ने दो टूक जवाब दिया कि उनकी मांग पूरी नहीं होती तो वे यहीं धरने पर बैठी रहेंगी। अब वे प्रिंसिपल और वाइस प्रिंसिपल के अत्याचारों को नहीं सहेंगी। थाना प्रभारी ने छात्राओं को उनकी समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया, जिसके बाद वे धरने से उठी। नहीं उठेंगे सर, हमारी मांग है, हमें प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को यहाँ पर नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। नहीं उठेंगे सर, हमारी मांग है, हमें प्रिंसिपल सर और वाइस प्रिंसिपल सर को यहाँ पर नहीं चाहिए, मतलब नहीं चाहिए। इससे हमारी पढ़ाई पे भी असर हो रहा है, सर का फोकस ही नहीं हो रहा है पढ़ाई पे। जब प्रिंसिपल ने दंगा कर रखा है तो पढ़ाई पे भी बच्चों की, इसीलिए हमें प्रॉब्लम हो रही है सर। तो आज गेट पे ताला लगाए। हाँ जी, तो इसीलिए आज प्रिंसिपल को जाने नहीं देंगे, जब प्रिंसिपल की वजह से सारी प्रॉब्लम हो रही है। वो अपने कॉलेज के बच्चों के हित में अपने सारे गिले शिकवे खत्म कर दो जी, सीधी सी बात है जी, क्योंकि मैं नहीं चाहता बात को बढ़े जैसा कुछ हुए जी, और उसका हमारा काम बच्चों को पढ़ाना लिखाना है जी। हमारे जो मतभेद है जैसे भी हम सुलझा लेंगे, लेकिन बच्चों का नुकसान नहीं चाहता हुआ है। जैसे बच्चे भी वो कर रहे हैं, मतलब ये इस तरह से कॉलेज जो हमारा बच्चों को पढ़ाना है जी, और कॉलेज बंद हो जाए फिर पढ़ाएंगे किसको जी, ठीक है ना। तो मेरा तो ये है भाई, चलो जैसे भी है जी, हम बच्चों को पढ़ाना चाहते हैं और बच्चों को मैं समझा रहा हूँ। ये 2 दिन पहले बच्चों ने स्ट्राइक की थी, जो प्रिंसिपल और लेक्चरर का अंदर का कोई काम को लेकर उनका मामला था, तो जिसके संबंध में प्रिंसिपल ने एक शिकायत की हुई थी। तो उसके संबंध में आज प्रिंसिपल और लेक्चरर को बुलाया हुआ था, जो उस कंप्लेंट के ऊपर दोनों का आपस में राजीनामा समझौता हो गया। तो इसी दौरान स्टूडेंटों ने गेट पे धरना प्रदर्शन किया, जो हम भी मौके पर पहुंचे हैं, जो स्टूडेंटों से बात करी तो इन्होंने अपना ये बात रखी कि जो प्रिंसिपल है वो बदला जाए। आखिरकार इसी बीच प्रिंसिपल